नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना, आप देख रहे हैं बोल बच्चन। बोल बच्चन में हम बात आपको पता है ज़्यादातर क्रिकेट की करते हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि दिनेश कार्तिक एक जाने-माने विकेट कीपर, अच्छे बल्लेबाज भी हैं। उन्होंने शुभमन गिल के टीम में होने पर सवालिया निशान लगा दिया है और उनके रिप्लेसमेंट भी गिना दिए हैं। तो क्या ये खतरे की घंटी है शुभमन गिल के लिए? इस पे डिस्कस करेंगे हम। आज हमारे 2 भाई तो हैं भई छुट्टी पे, डिनर पार्टी पे। लेकिन डॉक्टर राकेश प्रकाश हमेशा की तरह हमारे साथ हैं। खबर क्योंकि इम्पोर्टेंट थी तो सोचा हमने मिस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी-सी खबर आपको राकेश जी बता देता हूँ कि खबर क्या है। अ, जी, जो खबर है वो ये है कि दिनेश कार्तिक ने शुभमन गिल को लेकर जो है वो सवाल खड़ा किया है। सवाल उन्होंने ये खड़ा किया है कि परफॉर्मेंस अगर शुभमन गिल की देखी जाए, तो वो ये शो करती है कि टेस्ट मैचेस में बहुत बुरी रही है। शुभमन गिल ने अगर पिछले टेस्ट मैच में बात करें, तो 2 रन और 26 रन 2 पारियों में उन्होंने बनाए। और उसके अलावा अ, दिनेश कार्तिक क्रिक बिज से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं शुभमन। मुझे लगता है कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि यदि आप 20 टेस्ट खेलने के बाद, यानी वो शुभमन गिल का ज़िक्र कर रहे हैं कि 20 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, 30 के औसत के करीब से रन बना रहे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली मानेंगे। अगर अगले टेस्ट मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो उनकी जगह निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में होगी। शुभमन गिल 20 टेस्ट खेल रही हैं, ये भी देखना पड़ेगा। कार्तिक ने ये कहा कि गिल के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो सरफराज खान और रजत पाटीदार को देखते हैं। तो ये एक बड़ी बात जो है वो उन्होंने बोली है। राकेश जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्रिकेट के मैदान में जिस तरीके से रनों की बारिश हो रही है, जिस तरीके से पैसों की बारिश हो रही है, जिस तरीके से नेम फेम इस गेम के साथ जुड़ा है, वैसे में हर कोई जो है इंडियन क्रिकेट टीम में आने को बेताब है। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। हर खिलाड़ी की यही तमन्ना, यही चाहत, यही ख्वाहिश और यही अरमान है कि वो किसी भी तरीके से एक बार इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलने का मायने आप समझते हैं कि जो एक बार इंडियन क्रिकेट टीम में आ गया, उसके पास वो सब कुछ अपने आप आ जाता है, जिसकी चाहत लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ और कितनी तैयारियां करते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस की बात करें तो वनडे में शुभमन गिल का प्रदर्शन औरों के मुकाबले ठीक है, बेहतर है। ज़बरदस्त है, अच्छा लेकिन है, स्ट्राइक रेट है हाँ, उनका 61 का, अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन टेस्ट मैचों में जो शुभमन गिल का प्रदर्शन है, वो वाकई में थोड़ा सवाल पैदा करता है, सवालों के घेरे में है। और दूसरी बात ये जो मतलब आप भी गौर कर रहे होंगे, हम भी गौर करेंगे कि वर्ल्ड कप में भी कुछ एक मैचों में शुभमन गिल उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, अगर आपको हुँ, ध्यान हो तो। बिल्कुल, तो बहुत औसत सा प्रदर्शन रहा था उनका। औसत औसत का प्रदर्शन रहा था। तो जिस तरीके से शुभमन गिल का प्रदर्शन है, उसके बावजूद भी शुभमन गिल को जितने मौके मिल रहे हैं, जितने चांसेस मिल रहे हैं, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की वजह से हो, चाहे वो रोहित शर्मा की वजह से हो, चाहे वो किसी और वजह से हो, इस मामले में तो कहना पड़ेगा कि शुभमन गिल लकी हैं, भाग्यशाली बिल्कुल, हैं। आपने सही कहा। राकेश जी, उनका डाटा मैं देख पा रहा हूँ, मैं वही कह रहा था 20 टेस्ट उन्होंने खेले नहीं है, 20वाँ टेस्ट अगर वो खेलते हैं अगला टेस्ट तो वो होगा। 19 वो खेल चुके हैं। 35 इनिंग्स में 3 बार नॉट आउट रहते हुए उन्होंने सिर्फ 994 रन बनाए हैं। हालाँकि 128 उनका एक मैच में हाईएस्ट रहा है। लेकिन सही है दिनेश कार्तिक की बात कि 31 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट भी उनका 58 है। चलिए, स्ट्राइक रेट इतना महत्वपूर्ण नहीं है टेस्ट मैच में, लेकिन एवरेज 31 की है सिर्फ, ये महत्वपूर्ण है। और हालाँकि वनडे में उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है 103 का। तो कुल मिला के ये जो आंकड़े हैं, ये शुभमन गिल का जो स्टेचर है क्रिकेट में, जो वो उससे मैच नहीं करते हैं। अच्छे प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं, अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। मैं कई इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स के मुँह से उनकी तारीफ सुन चुका हूँ, लेकिन प्रदर्शन यहाँ पर अनुरूप नहीं होने की वजह से अब 2 नाम जो दिनेश कार्तिक ने लिए हैं, सरफराज खान मिडल ऑर्डर बैट्समैन, रजत पाटीदार, इनको हम साउथ अफ्रीका में देख भी चुके हैं। तो लगता है कि इनकी एंट्री जल्द हो सकती है। अगर शुभमन अगले मैच में, मुझे लगता है मौका मिल जाएगा उन्हें, पर वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुई तो फिर मुश्किल है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि शुभमन गिल के प्रदर्शन को लेकर के हालांकि
इन्होंने खुलेआम ये सवाल उठा दिया है, लेकिन ये सवाल कई लोगों के मन में, हमारे आपके जैसे कई लोग हैं, या जो क्रिकेट प्रेमी हैं, या जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, या मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट भी इस बात को बड़ी गंभीरता से देख रहा होगा कि इस खिलाड़ी को लगातार, चाहे वो T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, हर मैच में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह दी जाती है। यानी कि हम्म। इनको मौके बहुत मिल रहे हैं, लेकिन जितने मौके मिल रहे हैं, या तो ये उस मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, या परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि ये जल्दी आउट हो जाते हैं। तो हम्म। मैं किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को लेकर के बात कर रहा हूं, ना कि उसकी व्यक्तिगत या निजी आलोचना कर रहा हूं। मेरा हम्म। बस जितने भी मेरी बातें हैं, उनका सरोकार, उनका संबंध जो है, वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर के, मैच में क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। चाहे वो, जी। अगर किसी खिलाड़ी ने ही ये सवाल उठाया है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर उनका प्रदर्शन आने वाले जो 3 तारीख से मैच है उसमें अगर काबिले तारीफ रहा, अगर वो तमाम जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, तमाम जो उंगलियां उनके ऊपर उठ रही है, अगर उन्होंने अपने बल्ले से उन तमाम उंगलियों और उन तमाम सवालों का जवाब दे दिया, तब तो फिर उनकी बल्ले बल्ले। नहीं तो फिर सवाल उठने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो न जाने किस तरह से, किस तरीके से, और कितने सवाल उठेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और दिनेश कार्तिक ने जो पहला नाम लिया है सरफराज खान, वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। अगर सरफराज खान की हम बात करें तो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है। दिल्ली कैपिटल की ओर से, मुंबई की ओर से वो खेल चुके हैं, इंडिया अंडर 19 में खेल चुके हैं, मुंबई अंडर 19 में खेल चुके हैं, किंग्स इलेवन पंजाब, रेस्ट ऑफ इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, काफ़ी जगह उनकी शमूलियत रही। लेकिन अगर उनका फर्स्ट क्लास में हम वो देखें कि उनका क्या स्टैट है, तो 42 मैचों में अब तक वो 3,691 रन बना चुके, 301 उनका हाईएस्ट है, और 70 की एवरेज है, 71 की ऑलमोस्ट। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 70 के करीब। तो ये शो करता है कि सरफराज खान एक मिडिल ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन हैं, और जैसे कि दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं जल्दी उनको टीम में देखता हूं, जिस तरह का प्रदर्शन है वो ज्यादा देर तक उनको रोक नहीं पाएगा कोई। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से आपने जो आंकड़े बताए हैं, उन आंकड़ों पर अगर यकीन करें तो 301 रन अगर कोई बल्लेबाज क्रिकेट के मैदान में बनाता है, इसका मतलब यह है कि तकनीकी स्तर पर वो बल्लेबाज बहुत ही सुदृढ़ है। हम ये कह सकते हैं कि उस बल्लेबाज का जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है, और जो डेडिकेशन है, वो उस लेवल का है जिस लेवल पे वो टेस्ट क्रिकेट में आकर के अपना जौहर दिखा सकता है। तो जिस तरीके से सरफराज के बारे में आपने आंकड़े बताए हैं, उन आंकड़ों को देखने के बाद ये लगता है कि अगर सरफराज की एंट्री भारतीय क्रिकेट टीम में होती है, तो मुझे लगता है कि सरफराज अपने प्रदर्शन के जरिए उस गैप को फिल कर पाएंगे, उस जरूरत को पूरी कर पाएंगे, जिस जरूरत को पूरी करने के लिए शुभमन गिल मैदान में है, लेकिन इसके साथ ही वो सवालों के घेरे में भी हैं। तो अगर मैं एक बार फिर से कहूंगा कि अगर शुभमन गिल जल्दी अपने प्रदर्शन से, अपने बल्ले से ये इन तमाम सवालों का जवाब नहीं देते हैं, तो फिर सरफराज क्या, सरफराज जैसे अनेकों खिलाड़ी हैं। जी, मैं दूसरा नाम उन्होंने जो लिया वो रजत पाटीदार का लिया है। और रजत पाटीदार को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लास मैचों में वो 53 मैच खेल चुके हैं और 3800 के करीब रन बना चुके हैं। 196 उनका वहां भी हाईएस्ट स्कोर है, और आई थिंक 45-46 की एवरेज और 52 की जो है वो स्ट्राइक रेट है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि रजत पाटीदार भी मिडिल ऑर्डर के लिए एक परफेक्ट जगह बना सकते हैं अपनी। और मैं तो ये मानता हूँ कि सिर्फ शुभमन गिल ही नहीं, श्रेयस अय्यर पे भी प्रेशर होगा। श्रेयस हाँ, अय्यर भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उनका भी प्रदर्शन कोई ऐसा कोई बहुत शानदार टेस्ट में जो पिछला टेस्ट देखे उसमें नहीं था। तो मुझे लगता है वो प्रेशर श्रेयस अय्यर पर भी रहेगा, ये प्रेशर और ये शुभमन गिल पर भी रहेगा। और इवन यशस्वी जायसवाल बहुत युवा हैं, बहुत शुरुआती है उनके लिए ये टाइम। लेकिन फिर भी जिस तरह से मैंने देखा कि नेट्स में रोहित शर्मा उन्हें टिप्स देते नजर आए, या उनके साथ अच्छे खिलाड़ी हैं, रोहित हैं, श्रेयस हैं, या विराट कोहली हैं, वो उनको टिप्स दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस टेस्ट जगत के सबसे महानतम खिलाड़ी राहुल द्रविड़ उनके कोच हैं। तो मुझे लगता है वो उन्हें वो टेक्निक्स बता सकते हैं कि कैसे कूल काम तरीके से आपको पिच पे टिके रहना है और
टिकलिंग करते रहना है, सिंगल सिंगल लेके कैसे आप टिके रह सकते हो, उसके बाद आप लूज बॉल देके मार भी सकते हैं। तो ये बात सिर्फ शुभमन गिल की नहीं है, ये यशस्वी के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए भी मुझे लगता है उतनी माफिक है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूंगा रोहित जी, कि चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, या फिर अपने जो आपने यशस्वी तीसरे खिलाड़ी, हाँ, यशस्वी जायसवाल। यशस्वी, हाँ, यशस्वी की का आपने नाम लिया, तो इन तीनों खिलाड़ियों पे दबाव उतना नहीं होता या दबाव कम होता अगर टीम इंडिया जीतती रहती। तो फिर इनका जो प्रदर्शन है वो इस जीत के दायरे में कहीं ना कहीं छुप जाता। लेकिन हम्म। चूंकि टीम इंडिया बुरी तरीके से हार रही है, और उस हार में जो ये खिलाड़ी हैं, शुभमन है या श्रेयस अय्यर है, या ये यशस्वी है। या यशस्वी है, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी नए हैं, और इनको बार बार मौका दिया जा रहा है, और इनसे उम्मीदें हैं। और उम्मीदें वो भी तब जब टीम हार रही है, तो कम से कम कोई तो सामने आए। अगर पुराने खिलाड़ी नहीं चल रहे, तो नए खिलाड़ी जिनको लाया गया है, जिनको फ्रंट पे लाया गया है, जिनको मौके दिए जा रहे हैं, तो वो तो कम से कम परफॉर्म करे। तो जब पूरी टीम परफॉर्म होगी, तो उसमें जिसका रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर होगा, उस पर तो जाहिर है सवालिया निशान लगेंगे। तो ये बिल्कुल। जो इन पे जो सवालों की बौछार हो रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि टीम इंडिया की हार हो रही है। टीम इंडिया जीत नहीं पा रही है, और उस हारने की वजह से जो है वो ये ज्यादा सवालों के घेरे में है। तो ये एक बड़ा सवाल है, तो इसको और लेकर के थोड़ा हमें। जिस तरह से ये विराट कोहली ने कहा है कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, सिर्फ रेड बॉल खेलूंगा, यानी टेस्ट मैचेस में वो अपनी शमूलियत दिखाएंगे। मुझे लगता है अब ये सवाल भी उठना शुरू हो जाएगा कि क्यों ना विराट कोहली को ही टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए, और क्यों ना रोहित शर्मा को वनडे या फिर ओडीआई की कमान दे दी जाए, दोनों में से किसी एक की। और हार्दिक पांड्या फिट रहते हैं तो ओके, वो T20 की कप्तानी करेंगे, नहीं फिट रहते हैं तो रोहित वहां, और वनडे की कमान अगर केएल राहुल को दे दी जाए। इस तरह से अगर जब डिवाइडेशन हो जाएगी, मुझे लगता है फिर एक तो एक व्यक्ति पे सारा प्रेशर नहीं रहेगा हर फॉर्मेट का। जैसे अभी विराट ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे वेटरन क्रिकेट प्लेयर्स हैं जो ये मानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को बचाना जरूरी है। उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट उतना नहीं खेला जा रहा है जितना होना चाहिए। तो उसके लिए विराट जैसे प्लेयर्स ने कहा है कि हाँ, मैं व्हाइट बॉल नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट खेलूंगा। तो ये मुझे लगता है ये भी एक डिसीजन हो सकता है 2024 में, कि विराट को टेस्ट की कप्तानी देकर उनको उस चीज का स्पेशलाइज्ड बनाया जाए, और बाकी दो फॉर्मेट्स के लिए अलग कैप्टन निर्धारित हो। हाँ, देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो फीवर है, या हिंदुस्तान में जो क्रिकेट का जो एक लेवल है, वो टोटली डिफरेंट है। और इसमें लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। लोग दिन रात क्रिकेट देखते हैं, पागलों की तरह क्रिकेट देखते हैं। लोग अपना काम छोड़ के क्रिकेट देखते हैं। तो ऐसे में जहां लोगों के इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, वहां पे तो आपका परफॉर्मेंस और परफेक्शन दोनों जो है वो एक खास लेवल का होना चाहिए, एक खास स्तर का होना चाहिए, जहां पे कि आप कम से कम, अगर बेहतर नहीं तो एवरेज परफॉर्मेंस तो जरूर करें, या एवरेज से ऊपर तो जरूर करें, ताकि लोगों की उम्मीदें कायम हो। वरना क्रिकेट को लेकर के लोग एकदम से दीवाने हो जाते हैं। लोगों के हम्म। मन में 10 सवाल होता है, और खिलाड़ियों के ऊपर मानसिक दबाव भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो लाखों लोगों के सामने मैदान में होते हैं, और करोड़ों लोग। आप समझ लीजिए कि देश में जब क्रिकेट का मैच होता है, तो दर्शकों की संख्या मैदान के भीतर और मैदान के बाहर करीब करीब 50 करोड़ होती है। और 50 करोड़ जो है वो अमेरिका की भी आबादी नहीं है, 50 करोड़ पूरे यूरोप की आबादी नहीं है। आप समझ रहे हैं, यूरोप का मतलब यूरोप के अलग अलग देशों की आबादी जो है वो 50 करोड़ नहीं है। तो इतनी बड़ी आबादी, इतने बड़े फैंस अगर आपको अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीदें लगाए हैं, आपके मैच टिकट खरीद के दिन भर देख रहे हैं, तो फिर तो वहां तो आपको कहते हैं कि परफॉर्मेंस को लेकर के आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। और ये चीज जो है, शुभमन गिल हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, या फिर एक और नाम यशस्वी आपने बताया जायसवाल। था, यशस्वी, यशस्वी। हाँ, यशस्वी। इनको तो अच्छी तरीके से इस बात को समझना होगा कि जब इस लेवल का क्रिकेट इंडिया में जिसकी डिमांड हो रही है, तो वहां तो इनको परफॉर्मेंस देना ही होगा, चाहे जैसे दे। आपने आज एक सुबह ही आपने ये बात कही थी कि खबर आ रही है कि रोहित शर्मा जो है वो नेट प्रैक्टिस पे पसीने बहा रहे हैं,
2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगला मैच जो है वो डू एंड डाई है, करो या मरो है। तो ऐसे में तो हर खिलाड़ी को जो है एक एक मैच और एक एक ओवर और एक एक गेंद और विकेट का और एक एक रन का ध्यान रखना। अब तो एकदम से स्टेटिस्टिक्स कहते हैं ना, क्रिकेट में भी अब डेटा गेम है। हर एक बॉल, हर एक रन और कौन सा खिलाड़ी कितने ओवर, कितने बॉल, कितने रन, इसके आधार पे ऑक्शन होता है। इसके आधार पे आईपीएल के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं और करोड़ों की बोली लगती है। आपने देखा होगा इस बार तो 20 करोड़ का आंकड़ा भी लोग पार कर गए 24 करोड़ ऑक्शन तक, में। 24.5 करोड़ हाँ, तक चला गया इस बार। 24 करोड़ तक चले गए। तो अब जब इस तरीके से बोली लग रही है और आपने देखा होगा कि जिस खिलाड़ी को 24 करोड़ मिले हैं, उस खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो एक बॉल की कीमत जो है वो जितना भी पूरे आईपीएल में अगर वो बॉल फेंकता है तो उसके एक बॉल की कीमत जो 6 से 7 लाख रुपए है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पैसों की बारिश हो रही है। और ये पैसों की जो बारिश है वो ऐसे नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की दीवानगी है, लोगों का एक पागलपन है। और लोग इस हद तक पागल हैं, इसलिए आईपीएल की जितने भी फ्रेंचाइजी है वो सब अपना खजाना लुटा रहे हैं। और इसलिए लुटा रहे हैं क्योंकि जितना वो लुटाएंगे उससे कहीं ज्यादा वो पाएंगे। तो जहां इस तरीके की क्रिकेट है, जहां इस तरीके की उम्मीदें है, वहां तो शुभमन गिल हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, सबको परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। वो किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा। और जो दिनेश कार्तिक ने जो सवाल उठाया है वो बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। वो सवाल पिछले कई दिनों से हम सबके दिमाग में चल रहा था, लेकिन हम सब इस दूसरे क्रिकेट यानी कि 3 तारीख से शुरू होने वाले क्रिकेट का इंतजार कर रहे थे कि इस परफॉर्मेंस के बाद हम ये सवाल उठाएंगे, लेकिन उसके पहले दिनेश ने ये सवाल उठा दिया है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में जो 3 तारीख से होने वाला है वो डू एंड डाई है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि जो हमारे नवोदित नए खिलाड़ी हैं उनके लिए भी ये करो या मरो जैसी स्थिति होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम विजेता बन के निकलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच में शुभमन गिल अपने ऊपर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब अपने बल्ले से देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि श्रेयस अय्यर भी जो है वो एक जानदार शानदार पारी खेलेंगे ताकि टीम इंडिया भी जीते और उनके ऊपर भी जो शंकाओं के बादल हैं वो भी अपने आप छट जाए। बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये सच है कि आपको अगर किसी को भी जीवन में जवाब देना है, तो शब्दों के ज़रिए नहीं, वो अपनी परफ़ॉर्मेंस के ज़रिए ही दिया जा सकता है, फ़ील्ड कोई भी हो। और बात क्रिकेट की है तो हमने तो देखा है सचिन तेंदुलकर और कितने महानतम खिलाड़ी जिनको जब बॉलर स्लेजिंग करते थे, तो वो कुछ नहीं कहते थे। बल्ले के ज़रिए जब चौका-छक्का जाता था तभी जवाब मिलता था। तो अगर आज टीम के खिलाड़ियों पे सवाल उठे हैं, तो मुझे लगता है कि वो अपने बल्ले से इसका जवाब ज़रूर देंगे। 142 करोड़ लोगों की शुभकामनाएँ भारतीयों की इनके साथ हैं। और जो दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से शुरू हो रहा है, उसमें हमें चमत्कारिक रिजल्ट दिखेंगे और यही टीम जिन पे अभी सवाल उठ रहे हैं, यही आपको सैकड़े मारते वहाँ पर दिखाई देगी। बहुत-बहुत शुक्रिया राकेश, बहुत धन्यवाद। मिलेंगे जब हमारे 2 गेस्ट और जॉइन करेंगे। आईपीएल की हमने टीम लाइनअप सारी डाली हैं, आप उसको देखिए, उसमें कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप ये भी बताइए कि अगर आप हमारे साथ डिस्कशन में शामिल होना चाहते हैं, तो वो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। मोस्ट वेलकम। बोल बच्चन को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। क्रिकेट की हर खबर जो मुमकिन हो सकती है, वो हम आप तक ज़रूर लेके आएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।